नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 28 जुलाई के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आज के विषयों पर चर्चा करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आप सभी के लिए है। आपको ध्यान में रखना है कि वीकली करंट अफेयर्स के एक्सप्लेन सीरीज में इस बार हमारे द्वारा जुड़वा घाटी की जो समस्या है इस टॉपिक पर चर्चा किया जाएगा, जिसका प्रसारण जो है कल यानी कि 29 जुलाई को रात के 8 बजे से किया जाएगा। तो आप सभी इस लाइव सेशन को ज्वाइन करके इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान में रखना है कि हमारे द्वारा 31 जुलाई को दोपहर 11 बजे से जो है राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और जो भी स्टूडेंट इसका फायदा उठाना चाहते हैं उन्हें जो है इस परीक्षा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि 31 जुलाई को 11 बजे से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और आप सभी जो है इस परीक्षा का लाभ उठा सकते हैं। आइए अब आज के सत्र के विषयों पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि हम सबसे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ईडी को लेकर के जो बातें कही गई हैं, जो निर्णय दिया गया है उसके द्वारा, उस पर चर्चा करेंगे। भारत का जो राजकोषीय संघवाद है उसको आधार बना करके जो न्यूज आया है हम उस पर यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। वन अधिकार अधिनियम को आधार बना करके जो न्यूज आया है उसकी भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। भारत के द्वारा प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता दर हासिल कर ली गई है, इसको लेकर के जो न्यूज आया है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। रुपया दबाव में क्यों है, इस न्यूज को भी हम यहाँ पर देखेंगे। और सबसे अंतिम में मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 1 पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आया, जिसका शीर्षक है सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स पावर ऑफ अरेस्ट रेड अंडर पीएमएलए। और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 सरकारी नीतियां और समान अध्ययन 3 मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो धन शोधन निवारण अधिनियम है यानी कि पीएमएलए, जिसे हम कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके तहत ईडी को जो पावर दिए गए हैं, चाहे वह गिरफ्तारी को लेकर के हो, किसी संपत्ति को कुर्क करने को लेकर के हो, उस संपत्ति की तलाशी लेने को लेकर के हो, जब्त करने का जो उसके पास पावर है उसको लेकर के हो, इन सभी शक्तियों को जो है बरकरार रखा गया है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करता है, क्योंकि यहां पर जो पैसे एकत्रित किए जाते हैं, जो अवैध धन यहां पर एकत्रित किया जाता है, उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ईडी के पास जो पावर है इस अधिनियम के तहत उसको बरकरार रखा गया है। अब इस न्यूज के बाद जो है मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, ईडी के पास क्या पावर है, ये जो बातें हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पर आप सभी जानते होंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप अवैध रूप से जो है आय करते हैं, पैसे एकत्रित करते हैं, यानी कि आप जो है तस्करी करके, डकैती करके, जबरन वसूली करके, मादक पदार्थों को बेच करके अगर धन एकत्रित करते हैं तो यहां पर हम उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। और चूंकि मैंने कहा कि इसका इस्तेमाल जो है हमारे देश में आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने में, मादक पदार्थों को बेचने में किया जाता है। और इसीलिए जो है भारत ने जो है इसको कम करने के लिए, खत्म करने के लिए जो है एक कानून बनाया, जिसे हम कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इस कानून को जो है 2005 में पूरे देश में लागू किया गया। और इसका उद्देश्य है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या है उसको हमारे देश में खत्म करना, उसको कम करना। और यहां पर अगर हम इस कानून की बात करें तो इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारे देश में मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया जाता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू की जा सकती है, यानी कि उसकी संपत्ति को फ्रीज किया जा सकता है, जब्त किया जा सकता है। अगर उसने अपराध के द्वारा संपत्ति अर्जित की है तो उसकी कुर्की की जा सकती है।
और यहां पर जो है अगर ये प्रूफ हो जाता है कि वह व्यक्ति जो है मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी है, तो उस व्यक्ति को कम से कम 3 साल से लेकर के 7 सालों तक का कठोर कारावास का सजा भी हो सकता है। अगर यहां पर जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है वह जो है नशीले पदार्थों को बेच करके इकट्ठा किया गया है, जो कि नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत क्या है, एक अपराध है, तो यहां पर उस व्यक्ति को जो है जुर्माने के साथ साथ 10 सालों की सजा भी हो सकती है। तो यहां पर जो सजा का प्रावधान है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है उसकी जांच का जो अधिकार है वो ईडी को दिया गया है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि ईडी एक ऐसी एजेंसी है जो कि जो वित्तीय अपराध हैं उनकी जांच करती है। इसकी स्थापना जो है 1 मई 1956 को हुआ था और इसलिए किया गया था कि जो वित्तीय अपराध हमारे देश में होंगे उसकी यह जांच करेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो या फिर जो फेरा है यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है, इसके अलावा जो फेमा है यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसके तहत भी जांच करने का अधिकार ईडी के पास है। तो ईडी जो है वो खास करके जो गैर कानूनी कारोबार हमारे देश में किया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग का जो अपराध किया जाता है, अवैध पैसे से जो संपत्ति अर्जित की जाती है, उसको लेकर के जांच करता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां मैंने यहां पर आपको दी हैं ईडी से लेकर के, जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। अब जैसा कि मैंने कहा कि ईडी के पास कुछ बहुत ही विशेष शक्तियां जो है इस कानून के तहत हैं और इसी को लेकर ये पूरा मामला जो है शुरू हुआ था। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि ईडी के पास जो लोगों को गिरफ्तार करने की शक्ति है या फिर संपत्तियों को सीज करने की जो उसकी शक्ति है, अलग अलग संपत्तियों को अटैच करने का जो उसके पास शक्ति है, वह कहीं पर भी रेड डाल सकता है, किसी भी व्यक्ति का बयान ले सकता है। यह जो अधिकार है उसे जो है सुप्रीम कोर्ट सही मानता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसे बरकरार रखा है। अब यहां पर जो हमारा पीएमएलए एक्ट है यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसकी धारा 16 ये कहती है कि ईडी के पास अवैध संपत्ति के सर्वेक्षण का अधिकार है। यानी कि अगर ईडी को यह लगता है कि कोई संपत्ति ऐसी है जिसे कि मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से खरीदा गया है, तो वह उस संपत्ति का सर्वेक्षण कर सकता है, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है। जो यह कानून है उसकी धारा 17 यह कहती है कि ईडी जो है बिना किसी न्यायिक अनुमति के किसी भी संदिग्ध संपत्ति में प्रवेश कर सकता है, उसकी तलाशी ले सकता है। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पावर को भी क्या माना है, वैध माना है। उसी तरीके से यहां पर जो सर्वेक्षण किए जाएंगे, जो तलाशी ली जाएगी, अगर ईडी को यह लगता है कि वह व्यक्ति जो है मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में जो है शामिल है, तो यहां पर इस कानून की धारा 19 के तहत ईडी जो है उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर सकता है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसे सही माना है, इसको बरकरार रखा है। तो इन धाराओं को आपको ध्यान में रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा एक जो बड़ा मुद्दा था वो ईसीआईआर को लेकर के था। अब ये ईसीआईआर क्या होता है, इसे हम कहते हैं एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट। मान लीजिए ईडी के द्वारा किसी व्यक्ति के घर पर छापा मारा गया, उसकी प्रॉपर्टी पर छापा मारा गया, तो यहां पर ईडी को जो है यह जानकारी देनी होती है कि आखिर किस मामले में जो है वह कार्रवाई कर रहा है। लेकिन यहां पर ईडी कभी कभी क्या करता है, उस व्यक्ति को कोई भी जानकारी नहीं देता है, लेकिन उसके प्रॉपर्टी को सीज कर लेता है, उस पर छाप कार्रवाई करता है, उसको गिरफ्तार कर लेता है। तो यहां पर जो है इसको लेकर के विरोध किया गया था कि आखिर ईडी जो है जो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है कि आखिर क्यों जो है यह कार्रवाई की गई है वह लोगों को नहीं दे रहा है, क्योंकि यहां पर शक यह होता है कि कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा ईडी का जो इस्तेमाल है वह जानबूझ करके लोगों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में यह कहना है कि जो ईसीआईआर है यानी कि इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वह एफआईआर नहीं है। मतलब जब आप कोई व्यक्ति पर जांच करते हैं
या फिर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति ने जो है कोई अपराध किया है, तो आपने देखा होगा कि पुलिस जो है एफआईआर दर्ज करती है और उसकी एक कॉपी जो है उस व्यक्ति को देती है। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि जो ईसीआईआर है वो एफआईआर नहीं है, वह जो है ईडी का इंटरनल डॉक्यूमेंट है। और इसीलिए अगर ईडी जो है ईसीआईआर की जो एक कॉपी है उस व्यक्ति को नहीं देती है जिसके घर पर छापा मारा गया है, तो यहां पर ईडी के द्वारा कोई भी गलत कार्य नहीं किया गया है, क्योंकि ईसीआईआर जो है यहां पर कोर्ट के अनुसार ईडी का इंटरनल डॉक्यूमेंट है और इंटरनल डॉक्यूमेंट को आपको देने की आवश्यकता किसी को भी नहीं पड़ती। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है, क्योंकि इसको लेकर के बहुत सारी आलोचनाएं जो हैं सरकार की और ईडी की जाती है। इसी तरीके से आपको याद रखना है कि यह जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसमें जो जमानत की शर्तें हैं वो काफी कड़ी हैं। यहां पर यह कहा गया है कि सिर्फ 2 आधार पर जो है किसी व्यक्ति को यहां पर कोर्ट के द्वारा जमानत मिल सकता है। और वो शर्तें क्या हैं? यहां पर जो पहली शर्त वो ये है कि जब भी कोई आरोपी जिस पर कि मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है वह जो है जमानत के लिए अप्लाई करेगा, तो यहां पर कोर्ट जो है सरकारी वकील की दलील को सुने बिना जो है उस व्यक्ति को जमानत नहीं दे सकता है। यानी कि जो सरकारी वकील है जो ईडी की तरफ से क्या कर रहा है, केस लड़ रहा है, उसकी दलीलों को भी यहां पर कोर्ट के द्वारा सुना जाएगा और तभी जो है यह डिसाइड किया जाएगा कि उस व्यक्ति को जमानत दिया जाए या नहीं दिया जाए। इसके अलावा यहां पर यह कहा गया है कि जब भी कोर्ट जो है इस बात पर सुनवाई करेगा कि उस व्यक्ति को जो है जमानत दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, तो यहां पर अदालत जब संतुष्ट हो जाएगा कि जो जमानत मांगने वाला व्यक्ति है वह दोषी नहीं है, बहुत बड़ी बात यहां पर कही गई है कि जब अदालत को यह लगेगा कि वह व्यक्ति दोषी नहीं है, तभी जो है अदालत जो है उस व्यक्ति को जमानत दे सकता है। यानी कि जमानत केस पर सुनवाई से पहले अदालत को यह तय करना पड़ता है कि आखिर जो जमानत मांगने वाला व्यक्ति है उस पर जो आरोप लगाए गए हैं वह सही है या नहीं है, यानी कि वह दोषी है या नहीं है, जो कि काफी मुश्किल काम है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा होता है उसे जो है जमानत मिलना आसान नहीं होता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि ये जो सारे के सारे प्रावधान किए गए हैं वह इसीलिए किए गए हैं कि जो भारत के लोग हैं वह जो है मनी लॉन्ड्रिंग करने से डरेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर जो धन अर्जित किया जाता है वह अवैध तरीकों से अर्जित किया जाता है, जबरन वसूली से, मादक पदार्थों की तस्करी से, आतंकवाद के रास्ते यहां पर ये पैसे आते हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं ये हमारी अर्थव्यवस्था के साथ साथ हमारे लोगों के लिए भी काफी खतरनाक है। और जो लोग इस गतिविधियों में जुड़े हुए हैं उन्हें जो है सख्ती से निपटना जरूरी है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है ईडी के पावर को लेकर के दिया है, जो कि आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है द पुअर स्टेट ऑफ इंडियाज फिस्कल फेडरलिज्म, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं फिस्कल फेडरलिज्म की, यानी कि राजकोषीय संघवाद की। और यहां पर यह कहा गया है लेखक के द्वारा कि भारत में जो राजकोषीय और यहां पर लेखक के द्वारा यह कहा गया है कि भारत में पहले से ही जो राजकोषीय संघवाद है वो काफी कमजोर है। इसलिए कमजोर है क्योंकि जो टैक्स अर्जित करने का ज्यादा जो पावर है वह केंद्र को दिया गया, राज्यों को जो है कुछ अधिकार दिए गए, और इसीलिए जो राजकोषीय संघवाद है हमारे देश में शुरू से ही क्या था, थोड़ा बहुत कमजोर था। यहां पर यह कहा गया है कि चूंकि आजादी के समय कुछ स्टेट काफी गरीब थे, कुछ स्टेट अमीर थे, और इसी को देखते हुए जो है संविधान में यह व्यवस्था की गई कि केंद्र के पास टैक्स लेने के ज्यादा पावर होंगे और टैक्स जो है और केंद्र जो है फिर उन टैक्स का जो बंटवारा जो है राज्यों के बीच में करेगा। लेकिन फिर भी राज्यों को भी
टैक्स लेने के अधिकार दिए गए थे कुछ मामलों में, लेकिन जब से यहाँ पर जीएसटी लागू किया गया है तब से राज्यों के पास जो थोड़े बहुत पावर भी थे टैक्स को लेने को लेकर के, उसे भी क्या कर दिया गया है, पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। यानी कि जो राजकोषीय संघवाद जो कि पहले से ही काफी कमजोर था, उसे जो है और कमजोर किया गया है। और यहां पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं हिस्ट्री को लेकर के। यहां पर यह कहा गया है कि जिस तरीके से हमारे संविधान में टैक्स अर्जित करने का जो मेन पावर है वह केंद्र को दिया गया था, इसको देखते हुए जो तमिलनाडु के सीएम थे सीएन अन्नादुरई, उन्होंने जो है 1967 में तमिलनाडु की विधानसभा में यह जोर देकर के कहा था कि वे चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार है उसके पास भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए पर्याप्त पावर होने चाहिए, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जो सुविधाएं हैं, जो मूलभूत बातें हैं, उसे जो है राज्यों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। यानी कि केंद्र को जो है शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर जो है ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और इसी को देखते हुए 1969 में जो है वहां की सरकार के द्वारा एक समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति पीवी राजमन्नार। और इस समिति को यह टास्क दिया गया था कि वह जो है उन्हें सिफारिश दे कि किस तरीके से केंद्र और राज्य के बीच जो वित्तीय संबंध हैं उन्हें जो है अच्छा किया जाए। जो क्षेत्रीय सरकारें हैं यानी कि जो राज्य सरकारें हैं, उनको ज्यादा मात्रा में किस तरीके से केंद्र जो है वह पैसे का हस्तांतरण करे, राज्यों को जो है कराधान की शक्तियां कितनी मिलनी चाहिए। तो इसको लेकर के जो है समिति वहां पर तमिलनाडु में काफी पहले ही बनाई गई थी। तो यह जो ऐतिहासिक तथ्य है इसको आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है ये। जब आप राजकोषीय संघवाद की बात करते हैं तो वहां पर एग्जाम्पल के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहां पर जो है ये कहा गया है कि चूंकि शुरू से ही केंद्र के पास जो है टैक्स को लेकर के ज्यादा पावर रहा है, फिर भी हमारे देश में योजना आयोग था, वित्तीय आयोग था यानी कि फाइनेंस कमीशन था। फिर भी हमारे देश में योजना आयोग था, फाइनेंस कमीशन था, जिसके माध्यम से राज्यों को जो है उचित मात्रा में धन मुहैया कराया जाता था। लेकिन जिस तरीके से 2014 में योजना आयोग को बंद किया गया और आजकल जो वित्त आयोग है यानी कि जो फाइनेंस कमीशन है, उसे जो है एक तरीके से केंद्र सरकार का पक्षधर माना जाता है, उसके कारण भी राज्यों के बीच में यह आशंकाएं बढ़ी हैं कि केंद्र जो है पूरी तरीके से फाइनेंस के मामले में जो है राज्य सरकारों को जो है पंगु बनाना चाहता है। और इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि आखिर किस तरीके से जीएसटी के आने के बाद जो राज्यों के पास जो राजकोषीय क्षमता है उसका ह्रास हुआ है, उसमें कमी आया है। अब यहां पर यह कहा गया है कि राज्यों की जो खर्चे हैं और उस खर्चे को वित्त पोषित करने की जो राज्यों की क्षमता थी वह 1955-56 में जो है लगभग 69% था। यानी कि अगर कोई राज्य 100 रुपए खर्च करता है अपने राज्य के अंदर, तो वहां पर जो 69 रुपए हैं वह राज्य खुद ही अर्जित कर लेता था, उसे जो पावर दिए गए थे टैक्स लेने के। लेकिन अगर हम 19-20 की बात करें तो यहां पर जो है जो राज्य की क्षमता है खुद के कार्यों का वित्त पोषण करने का, वह कितना हो गया है 38%। यानी कि आज अगर कोई राज्य 100 रुपया खर्चा करता है अपने राज्य के अंदर, तो वह जो है सिर्फ इसमें से 38 रुपीज जो है वह खुद के द्वारा जो है अर्जित करता है। बाकी सारे पैसों के लिए वह किस पर डिपेंडेंट है, केंद्र सरकार के द्वारा जो वित्त का हस्तांतरण उसको किया जाता है उसके ऊपर। यानी कि राज्यों के जो खर्चे हैं वो बढ़े हैं, लेकिन उनका जो राजस्व है उसमें जो है कोई वृद्धि नहीं हुआ है, उसमें कमी ही आया है। तो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिए गए हैं ये समझाने के लिए किस तरीके से केंद्र के द्वारा जीएसटी के बाद खास करके राज्यों के पास जो थोड़े बहुत टैक्स लेने के पावर थे उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि जो पेट्रोलियम उत्पाद हैं, बिजली है और शराब को छोड़ करके जीएसटी जो है
वह सभी चीजों पर लगती है, यानी कि राज्य सरकारें जो हैं वह सिर्फ पेट्रोलियम उत्पादों पर, बिजली पर और शराब के ऊपर जो है टैक्स लगा सकती हैं अपने राज्य के अंदर। बाकी सभी चीजों पर जो है जीएसटी के माध्यम से क्या होता है, टैक्स लगता है और फिर उसका बंटवारा जो है केंद्र के द्वारा किया जाता है। हालांकि यहां पर यह भी कहा गया है कि जो हमारा 14th फाइनेंस कमीशन है या फिर हम 15th फाइनेंस कमीशन की बात करें, तो यहां पर फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो हिस्सा राज्यों को हस्तांतरित किया जाता है केंद्र के द्वारा, उसकी जो हिस्सेदारी है उसको बढ़ाया गया। जैसे यहां पर कहा गया कि जो 14th फाइनेंस कमीशन है उसने जो है जो हस्तांतरण का हिस्सा है उसे 32% से बढ़ा करके 42% किया था। लेकिन यहां पर यह कहा गया है कि जिस तरीके से केंद्र के द्वारा जो उपकर होते हैं, यानी कि जो सेस होता है, उसे जो है जानबूझ करके लगाया जा रहा है, उससे क्या हो रहा है कि जो सेस का पैसा है वह राज्यों में वितरित नहीं किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि जो उपकर होते हैं, यानी कि जो सेस होते हैं, जो अधिभार होते हैं, उसका पैसा सिर्फ और सिर्फ केंद्र के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। यानी कि ये जो टैक्स हैं ये जो हैं गैर विभाजनकारी होते हैं, तो ये पूरी तरीके से केंद्र के द्वारा उपयोग किया जाता है, इसका कुछ भी हिस्सा जो है राज्यों को नहीं दिया जाता। अब यहां पर यह कहा गया है कि केंद्र के द्वारा जो है जानबूझ करके उपकर और अधिभार जो है लगाए जा रहे हैं, और इसका डेटा यह कहता है कि 2012 में कुल टैक्स कलेक्शन में उनका जो प्रतिशत था वह 9.43% था। लेकिन 2020 में अगर आप देखेंगे तो यह जो प्रतिशत है वह कितना हो गया है, 15.7%। यानी कि यह जो पैसा है, यानी कि जो 15.7% जो पैसा है वह जो है राज्यों के बीच में बांटा नहीं जाता है। तो यहां पर हुआ क्या है कि जरूर यहां पर जो हस्तांतरण की हिस्सेदारी है उसे 32% से बढ़ा करके 42% किया गया। तो ऐसा लगा कि राज्यों को जो है अब केंद्र से ज्यादा पैसा मिलेगा, जो वह टैक्स कलेक्ट करते हैं उसका ज्यादा हिस्सा जो है राज्यों के बीच में बांटा जाएगा। लेकिन यहां पर केंद्र सरकार क्या कर रही है, उपकर लगा रही है, अधिभार लगा रही है, और आप सभी जानते हैं कि उपकर और अधिभार का पैसा जो है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र के द्वारा उपयोग में लाया जाता है, उसका पैसा जो है राज्यों के बीच में नहीं बांटा जाता। और इसीलिए हिस्सेदारी बढ़ने के बावजूद जो है यहां पर राज्यों के पास कम पैसे पहुंच रहे हैं। आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसमें भारी कटौती की गई है, और राज्यों को जो जीएसटी मुआवजा दिया जाता था उसे भी क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। तो यानी कि जो विभाजन वाला पैसा है, यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स का जो पैसा है वो राज्यों के बीच में विभाजित किया जाता है, तो उसमें जो है कमी आ रही है, और जो गैर विभाजनकारी उपकर हैं, अधिभार हैं, उनमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि बढ़ोतरी हो रहा है। तो यहां पर भी केंद्र सरकार की आलोचना की गई है इस बात को लेकर के। इसके अलावा यहां पर यह चर्चा किया गया है कि एक तो केंद्र के द्वारा राज्यों को कम पैसा दिया जा रहा है, दूसरा कि राज्य जिस तरीके से उस पैसे का इस्तेमाल करना चाहते हैं उस पर भी केंद्र के द्वारा जो है अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है। यहां पर चर्चा की जा रही है केंद्र प्रायोजित योजनाओं की, यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है उसकी। आप सभी जानते हैं कि अभी सरकार के द्वारा लगभग 131 केंद्र प्रायोजित योजनाएं जो है चलाई जाती हैं। ये पेपर में ये डेटा दिया गया है, और यहां पर यह कहा गया है कि जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती हैं वहां पर कुछ हिस्सा जो है वो केंद्र के द्वारा दिया जाता है और कुछ हिस्सा जो है राज्यों के द्वारा दिया जाता है। अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो राज्य हैं वे क्या कर रहे हैं, जो उनकी प्राथमिकता थी, मान लीजिए बिहार में शिक्षा की कमी है तो बिहार को जो है शिक्षा के ऊपर ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता थी, लेकिन बिहार क्या कर रहा है, अपनी आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इन केंद्र प्रायोजित योजनाओं में दे रहा है, जिससे कि उसको ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। अब यहां पर जो है इसके प्रभावों की भी चर्चा की गई है। यहां पर यह कहा गया है कि जो केंद्रीकरण किया गया है टैक्स कलेक्शन का, वह जो है हमारे देश में असमानता को बढ़ा रहा है। यहां पर यह कहा गया है कि हमारे देश की जो सबसे गरीब आबादी है,
जिसकी संख्या बहुत ही ज्यादा है, उसके पास जो है देश का 6% से भी कम संपत्ति है, जबकि जो शीर्ष 10% आबादी है वह जो है देश के 2/3 संपत्ति को लेकर के बैठा हुआ है। और यहां पर लेखक का यह कहना है कि अमीरों पर कर लगाने को लेकर के भारत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी खराब रहा है। यहां पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे यहां पर यह कहा गया कि जो कॉर्पोरेट टैक्स था उसे जो है यहां पर घटा दिया गया। 2019 में जो कॉर्पोरेट टैक्स था उसे 35% से घटा करके 25% कर दिया गया। और आप सभी जानते हैं कि यही कॉर्पोरेट टैक्स का जो पैसा है वह राज्यों के बीच में बांटा जाता है। तो यहां पर होना यह चाहिए था कि जो सबसे अमीर लोग हैं इस देश के, उन पर जो टैक्स है उसको बढ़ावा दिया जाता, लेकिन यहां पर यह किया जा रहा है कि जो डायरेक्ट टैक्स है जो कि अमीर लोगों के द्वारा दिया जाता है उसको ना बढ़ा करके जो अप्रत्यक्ष कर है यानी कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको जो है बढ़ावा दिया जा रहा है जीएसटी के माध्यम से। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जितना भी टैक्स कलेक्शन होता है उसका 56% जो है वह इनडायरेक्ट टैक्स से आता है, अप्रत्यक्ष कर से आता है। जबकि होना यह चाहिए था कि सरकार जो है प्रत्यक्ष कर को क्या करे और मजबूत करे, उसको बढ़ाए, क्योंकि जो अमीर लोग हैं वह जो है टैक्स देने में सक्षम हैं। तो इन सभी बातों की चर्चा यहां पर की गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, जरूर इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 4 पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आया जिसका शीर्षक है फॉरेस्ट राइट एक्ट वेल बिगन रेडी फॉर द होम रन। और यहाँ पर उड़ीसा सरकार को लेकर के ये चर्चा की गई है कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से फॉरेस्ट राइट एक्ट को जो है इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है और दूसरे राज्यों से वो इस मामले में क्या है आगे निकल गए हैं। ये टॉपिक समान अध्ययन 2 से जुड़ा हुआ है। तो इस न्यूज में जो है वन अधिकार अधिनियम की चर्चा की गई है। आपको ध्यान में रखना है कि जो वन अधिकार अधिनियम 2006 है वो काफी महत्वपूर्ण है, खास करके वनों में निवास करने वाले आदिवासी समुदायों के लिए। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि यह जो अधिनियम है वह वनों में निवास करने वाले जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं या फिर जो अन्य वनवासी वहां पर रहते हैं उनका जो अधिकार है वनों के संसाधनों पर, उसको जो है मान्यता प्रदान करता है। इस अधिनियम के अनुसार जो वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियां हैं जिसे हम कहते हैं FDST यानी कि फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उसी तरीके से जो अन्य पारंपरिक वनवासी हैं जो वहां पर काफी समय से रहते आए हैं जिन्हें कहा जाता है OTFD यानी कि अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। तो ये सारे के सारे लोग जो है वो पीढ़ियों से जो है जंगलों में निवास करते रहे हैं, वहां पर रहते रहे हैं और इसीलिए यहां पर यह जो अधिनियम है उसमें यह कहा गया कि वन भूमि पर इन लोगों का अधिकार होगा और इन लोगों के अधिकारों की जो मान्यता है उसे जो है इस अधिनियम के द्वारा पूरा किया गया है। तो यहां पर इसीलिए यह अधिनियम काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे यहां पर मैंने कहा कि स्वामित्व का अधिकार की बात की गई है और यहां पर यह कहा गया है कि जो FDST हैं और जो OTFD हैं उन्हें जो है अधिकतम 4 हेक्टेयर भू क्षेत्र पर स्वामित्व का अधिकार होगा। यानी कि जो आदिवासी हैं, जो वनवासी वहां पर सदियों से खेती करते आए हैं तो उन्हें जो है उस भूमि का क्या दिया जाएगा, स्वामित्व का अधिकार दिया जाएगा। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि इस अधिनियम में ग्राम सभा को जो है काफी पावर दिया गया है। यानी कि जो आदिवासी आबादी है वह स्थानीय नीतियों को बनाए, वह योजनाओं को बनाए, वह देखे कि जो योजनाएं बनाई जा रही हैं केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, उसका असर जो है इन पर क्या पड़ने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है ये और इसको लागू करने की कुछ चुनौतियां भी हैं। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट इसको लागू नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उड़ीसा के द्वारा जो यहाँ पर काफी अच्छा काम किया गया है। सबसे बड़ी चुनौती है प्रशासनिक उदासीनता। तो बहुत सारे जो आदिवासी हैं वह जमीन पर मालिकाना हक के लिए जो है वनों पर हक के लिए जो है अप्लाई करते हैं, लेकिन सही तरीके से उनके जो एप्लीकेशन को जो है ध्यान से नहीं देखा जाता, इसलिए बहुत सारे लोगों का जो एप्लीकेशन है वह रिजेक्ट हो जाता है। दूसरा,
कुछ नियम ऐसे बनाए गए हैं जो कि काफी कड़े हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि जो आदिवासी हैं, जो वनवासी हैं, उन्हें जो है उस जमीन का हक दिया जाएगा जिस पर वो सदियों से खेती करते आ रहे हैं। अब यहाँ पर यह कहा गया कि उन्हें यह बतलाना होगा कि 2008 से पहले उनकी जो 3 पीढ़ियां हैं वो जो है उस वन भूमि पर खेती करती आई हैं या फिर उस वन भूमि पर 75 वर्षों का जो स्वामित्व है यह जो है साबित करना होगा उस आदिवासी को या फिर वनवासी को। तो ये जो नियम है ना वो काफी कड़े हैं, इसीलिए जितने भी एप्लीकेशन यहां पर आते हैं जमीन के स्वामित्व के लिए उसमें से अधिकतर जो है खारिज कर दिए जाते हैं, क्योंकि यहां पर आदिवासियों के पास जो डॉक्यूमेंट है उसका अभाव होता है। तो कुछ चुनौतियां भी हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है इस मामले में, तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज को हम यहां पर देख लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 1 पर एक न्यूज आया, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी अचीव्ड। तो यहां पर यह कहा गया है कि भारत के द्वारा जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी है उसे जो है अचीव कर लिया गया है, यानी कि जो प्रतिस्थापन स्तर की जो प्रजनन क्षमता है उसे हासिल कर लिया गया है। जो 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है हमारे देश में, उनमें जो कुल प्रजनन दर है वह जो है 2.1 है या फिर उससे कम है। तो यहां पर आपको ध्यान में यह रखना है कि आखिर यह प्रतिस्थापन स्तर होता क्या है। तो यही बात यहां पर आपको ध्यान में रखना है जिसकी बात की यहां पे चर्चा की गई है। अगर हम प्रतिस्थापन स्तर की बात करें तो यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें यह कहा जाता है कि एक देश में जितने लोग मरते हैं उनसे जो स्थान खाली होता है उसको भरने के लिए उतने ही नए बच्चे पैदा हो जाते हैं। यानी कि मान लीजिए 10 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तो यहां पर 10 नए बच्चों का जन्म हुआ। इससे क्या होता है कि जो जनसंख्या का जो विकास है वह नहीं होता है, यानी कि जनसंख्या में जो तेजी आ रही है, बढ़ोतरी हो रही है, वह नहीं हो पाता, क्योंकि जितने लोग मर रहे हैं जिससे कि स्थान खाली हो रहा है सिर्फ उतने ही बच्चे यहां पर क्या हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। अगर इससे ज्यादा होते हैं, मान लीजिए 10 लोग मरे हैं और 15 बच्चों का जन्म हुआ, तो यहां पर यह कहा जाता है कि अभी जो वृद्धि दर है जनसंख्या का वो क्या है, काफी ज्यादा है। तो यहां पर अब हम उस स्टेज में आ गए हैं जहां पर हमारी जनसंख्या का जो विस्तार है वह जो है अब धीरे धीरे क्या होगा, रुकेगा, क्योंकि हमने अब प्रतिस्थापन स्तर को पा लिया है। आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम इससे नीचे जाते हैं, यानी कि जो प्रतिस्थापन स्तर मान लीजिए 2 का है, अगर हम उससे नीचे चले जाते हैं, सारे स्टेट में जो कुल प्रजनन दर है वह लगभग 1.5 के आसपास आ जाता है, तो उसका मतलब यह होता है कि हमारे देश में जितने लोग मर रहे हैं उससे कम लोग जो है जन्म ले रहे हैं। इसका मतलब यह होता है कि आपके देश की जनसंख्या क्या होगी, अब घटने लगेगी। तो यह बात आपको यहां पर क्या करना है, ध्यान रखना है कि आखिर ये प्रतिस्थापन स्तर क्या होता है, और इसलिए यह न्यूज जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से यहां पर एक और न्यूज आया जिसकी चर्चा हमने काफी की है, और उन्हीं सब बातों को यहां पर डेटा के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया है। यहां पर यह बताने का प्रयास किया गया कि आखिर जो है रुपया जो है डॉलर के मुकाबले क्यों कमजोर होता जा रहा है, जिस पर हमने काफी चर्चाएं की हैं। तो अगर आपको डेटा चाहिए तो यहां पर जो डेटा दिया हुआ है वो जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर रुपए में गिरावट कब से शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ। जैसे यहां पर हमने बात की थी राइजिंग इंपोर्ट बिल की, तो उसको लेकर के डेटा दिया गया है, जो हमारा इंपोर्ट बढ़ा है उसको लेकर के। इसके अलावा जिस तरीके से हमारा जो करेंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ा है उसको लेकर के डेटा दिया गया है। तो डेटा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग क्या करेंगे, जरूर ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे। कारणों पर हमने चर्चा काफी किया है। आइए अब इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग को आतंकवाद से कम जघन्य अपराध नहीं माना है। धन शोधन निवारण अधिनियम क्या है, इसके लाभ और दुरुपयोग पर चर्चा करें। तो यहां पर आपको बताना है कि यह धन शोधन निवारण अधिनियम है क्या, क्यों इसको बनाया गया, इसके लाभ क्या हैं और किस तरीके से इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो इन सभी बातों को लेकर के आप यहां पर चर्चा करें।
आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में राजकोषीय संघवाद की खराब स्थिति पर चर्चा करें। तो जो बातें मैंने आपको वहां पर बताई हैं, जो डेटा दिए हैं, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब आप ये बताएंगे कि भारत में अभी जो है राजकोषीय संघवाद की क्या स्थिति है। तो उन सभी डेटा का आप यहां पर क्या करें, इस्तेमाल करें। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का यह समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको आप जरूर नोट डाउन करेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर आप इसको लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।